मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम शास्त्री प्रथम खंड के बच्चों से पल्लव के संस्कृति का वर्णन के विषय पर चर्चा करेंगे और आप लोग का यह बताने का प्रयास करेंगे कि पल्लव की संस्कृति क्या थी, उसकी शासन व्यवस्था की कैसी थी और उसका पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन सारी विषयों पर आप लोगों से संक्षेप में आज हम बात करेंगे। दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पल्लव काल को एक स्वर्ण युग के रूप में कहा जाता है। उस काल को स्वर्ण युग मानते हैं। पल्लव का जो काल था, जो शासन काल था, वो बहुत ही बेहतरीन था और हर क्षेत्र में, साहित्य में, संगीत में, चित्रकला में उसकी वैभव थी। कला में साहित्य का बहुत ही विकास हुआ था। पल्लव राजा संस्कृत भाषा के संरक्षक थे। पल्लव राजा जो थे वो संस्कृत को काफ़ी महत्व देते थे और उसकी महत्वता को समझते थे और उस पर काफ़ी जोर देते थे। उनके राज में राजपत्र इसी में भाषा में लिखे जाते थे। संस्कृत भाषा में ही उनके राजपत्र लिखे जाते थे पल्लव के शासनकाल में। कांची दक्षिण भारत में संस्कृत का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कांची जो था वो पल्लव वंश के शासनकाल में संस्कृत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पल्लव राजा विद्वानों के संरक्षक थे। विद्वानों का मान सम्मान था और उस समय विद्वानों की काफ़ी इज्जत थी। कहा जाता है कि सिंह विष्णु के महान कवि भारवी को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। किसने? पल्लव शासनकाल में। द्वितीय नरसिंह वर्मन के दरबार में संस्कृत गद्य का महान पंडित दंडी सुशोभित था। दिगनाग कालिदास बराहमिहिर को पल्लव राज को अच्छी तरह जाना जाता था। वेदों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता था। वेदों का काफ़ी महत्व था, वेदों का काफ़ी प्रचलन था और वेद का पठन पाठन पर काफ़ी बल दिया जाता था। तमिल साहित्य को भी पल्लवों के राज संरक्षण दिया था। महेंद्र वर्मन ने स्वयं मत विलास प्रहसन नामक सामाजिक नाट्य की रचना की थी। पल्लव काल में ही क्रियापल्लवलूर का तमिल कुराल की रचना हुई थी। क्या चीज़ का? क्रियालपलूवर तमिल कुराल की रचना इसी समय पल्लव काल के समय हुआ था। महेंद्र वर्मन स्वयं एक सुविख्यात संगीतज्ञ था तथा संगीत पर वह पुस्तक लिखने का भी श्रेय उनको जाता है। पल्लव ने चित्रकला को भी संरक्षण दिया और चित्रकला के महत्व को समझा और चित्रकला के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। 8वीं शताब्दी में भारत पर छा जाने वाला महान धार्मिक सुधारक का जन्म भी पल्लव राज्यकाल में भी हुआ था। पल्लव ने दक्षिण भारत के आर्थिकरण के कार्य को पूरा किया। संस्कृत और ब्राह्मण धर्म का प्रचार दक्षिण में इन्हीं राजाओं ने किया। संस्कृत का और ब्राह्मणों का महत्व इसके शासनकाल में काफ़ी हुआ। इनके राजाओं के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार अधिक किया गया। दक्षिण में आर्य ब्राह्मण संस्कृत के प्रचार के मुख्य केंद्र कांची का विश्वविद्यालय था। कांची विश्वविद्यालय के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत का प्रसार लोगों के अंदर किया गया। पल्लव राजा स्वयं विष्णु अथवा शिव के उपासक थे। पल्लव के जो राजा थे वो विष्णु को और शिव के उपासक थे और इनकी ये पूजा किया करते थे। युआन च्वांग की यात्रा विवरण से मालूम होता है कि दूसरे संप्रदाय के मानने वालों के साथ पल्लव राजाओं ने सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। तमिल भाषा में वैष्णव तथा शैव साहित्य का
उद्भव इसी काल में हुआ। पल्लव की राजधानी कांची से ही सुदूर पूर्व में भारतीय उपनिवेशों का संस्कृतिकरण आरंभ हुआ। इसी समय से सुदूर पूर्व में भारतीय उपनिवेशों का संस्कृतिकरण शुरू हुआ। कला के क्षेत्र में दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में पल्लव वास्तुकला तथा मूर्तिकला का विशेष स्थान था। वास्तुकला और मूर्तिकला का इसके शासनकाल में बहुत ही प्रमुख स्थान था। वास्तुकला पर इस काल के धार्मिक आंदोलन की गहरी छाप थी। पल्लव शैली का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ। महेंद्र शैली 600 ईस्वी से 625 ईस्वी तक प्रचलित रही। इसमें शिलाओं को काटकर गुफाएं बनाई गई। इस काल की विशेषता वृत्ताकार लिंग तथा घनाकार स्तंभ है। वृत्ताकार लिंग और घनाकार स्तंभों का इस समय स्थापकला में काफ़ी महत्व है। कलाकृति का ही बहुत बड़ा यहाँ मान सम्मान था और इस समय में कलाकृति बहुत तरह से हुई थी। नरसिंह वर्मन महल्ला और महल्ला शैली की बुनियाद रखी थी। 625 ईस्वी से 648 ईस्वी तक प्रचलित रहे। गुफा मंदिरों का मुख्य कलात्मक कार्य गंगावतरण और मल्लापुरम के 5 रथ समुद्र तट पर ग्रेनाइट के चट्टानों से कटे हुए एक एक पत्थर से बने हुए हैं। एक ही पत्थर से मल्लापुरम में 5 रथ समुद्र तट पे ग्रेनाइट के चट्टान से काट के बने हुए हैं। उन्हें 5 पांडवों के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें बौद्ध गुफा मंदिरों तथा विशाल द्रविड़ मंदिरों के मध्य में कड़ी माना जाता है। गंगावतरण का दृश्य पल्लव काल की एक अद्वितीय कृति है। क्या है? गंगावतरण का जो दृश्य है वहाँ का, वो पल्लव शासन काल का एक अद्वितीय कृति है। इसमें गंगा को देवताओं, जानवरों और सभी जीवों सहित पृथ्वी पर उतारने हुए चित्रित किया गया है, दिखलाया गया है। राज सिंह शैली उस समय की बहुत बड़ी शैली है। कांचों की भव्य मंदिर तथा महाबलीपुरम का तट मंदिर इस शैली का मुख्य उदाहरण है। कांची के प्रसिद्ध कौशलनाथ मंदिर में पल्लव राजों तथा उनकी रानियों की मानो जीवंत मूर्तियां लगी है। कांची के बैकुंठ पेरुम मंदिर भी इसी शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। 900 ईस्वी में प्रचलित पल्लव शैली को अपराजिता शैली कहा जाता है। पल्लव शिल्प कला का और भी विकास हुआ, जिसमें से चोल कला के समीप आ गई। वाहुर का मंदिर इसी शैली का एक नमूना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पल्लव काल में ऐसी वस्तु कलाओं का विकास हुआ जो उस समय दक्षिण के सभी शैलियों को आधार बन गई। जो विकास हुआ उसी से उस समय के शैलियों का एक आधार बन गया। बंदरगाह महाबलीपुरम का नगर पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। क्या था? बंदरगाह महाबलीपुरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वह एक महान समुद्री शक्ति था। समुद्री यात्राएं मुख्यतः बेहतर भारत, मालया और इंडोनेशिया में भारतीय राजाओं के साथ मैत्री संबंध रखने के लिए की जाती थी। एक दूसरे राज्य से, एक दूसरे देश से मैत्री रखने के लिए इन बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था। शासन व्यवस्था जो थी, पल्लव का शासन प्रबंधन उच्च कोटि का था। काफी उत्कृष्ट उन लोगों का शासन व्यवस्था था। उनके शासन प्रबंधन में मौर्य और गुप्तों की शासन प्रणाली के विभिन्न तत्व विद्यमान थे। राज्य शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की अध्यक्ष होता था। विभिन्न मंदिरों और विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करना उसी का कार्य था। शासन के प्रत्येक कार्य में उसका हस्तक्षेप होता था। वह विभिन्न देशों में संधि और मित्रता भी करता था। क्या करता था? दूसरे देश से कैसे संबंध रहेंगे, उससे संबंध बनाना है या संबंध तोड़ना है, ये भी कार्य वो करता था। शासन के प्रत्येक कार्य में उसका हस्तक्षेप होता था। वह विभिन्न देशों में संधि और मित्रता की विशेष बारीकों को समझता था और उसी अनुरूप अपना शासन व्यवस्था करता था। किसी से दोस्ती और किसी से दोस्ती तोड़ना, इन सारे कार्यों का जवाबदेही ये शासन के द्वारा होता था। व्यापार आदि में भी उसका योगदान रहता था। समय समय पर सार्वजनिक कार्यों को भी करता था। अपनी शक्ति और महत्ता को प्रदर्शित करता हुआ वो विभिन्न उपाधियां धारण करता था, जिसमें भट्टारक अत्यंत प्रमुख था। क्या था? भट्टारक जो था वो मुख्य था। युवराज की नियुक्ति भी राजा ही करता था
और युवराज राजा को प्रशासकीय कार्यों में मदद पहुंचाता था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों का एक विशेष समूह और दल होता था, जिसे रहस्याधिकद्र कहा जाता था। राजा मंत्रियों को सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, किंतु अधिकांश पल्लव राजा मंत्रियों को परामर्श को प्राथमिकता देते थे, महत्व देते थे और उसकी सलाह को मानते थे, उसके परामर्श का आदर करते थे। संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों में विभक्त किया गया था। राष्ट्रों में अनेक विषय होते थे। जितने भी राज्य थे उन राष्ट्रों को कई भागों में विभक्त कर दिया गया था। उनके राष्ट्र के अनेक विषय होते थे। एक विषय में बहुत से कमट्टों का ग्राम होते थे। राज्यों में सामंत शासन करते थे। विषय के शासक और विधेयक कहा जाता था। कोंटम में दार्शनिक शासक होता था और ग्राम के अधीन रहता था। पल्लव काल में स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी। ग्रामों में ग्राम सभाएं होती थी, जिनका कार्य मुकदमा का निर्माण करना, भूमि की नाप करवाना, सार्वजनिक कार्यों को पूर्ण करना होता था। प्रत्येक स्थान पर विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। ये कर्मचारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। सबका कार्य अलग अलग भागों में बटा हुआ था। सब लोगों को कार्य करने की एक सीमा बनाई गई थी कि इनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए होती है। उस तरह से कार्यकारी शासन व्यवस्था देखने की एक विधि बनाई गई थी। ये कर्मचारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। मंडपी नामक कर्मचारी राज्य कर वसूलते थे। भूमिका वन विभाग का अध्यक्ष होता था। तड़ागों और जलाशयों को देख रहे हेतु तीर्थक नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। पल्लव राजा निरंतर युद्धों में लगे रहते थे, तो उन्होंने सुसंगठित सैन्य व्यवस्था की थी। सैन्य संगठन सुव्यवस्थित किया गया था और उस सेनाओं के द्वारा लगातार युद्ध किया जाता था। सेना अध्यक्ष का सेनापति होता था। उसके अधीन नायक नामक एक उच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव के 5 थल सेना के अलावा जल सेना भी थी। जहाजों की बेड़ा की सहायता से उन्हें सिहल द्वीप पर भी कई बार आक्रमण किए। पल्लव काल की धार्मिक जो व्यवस्था थी वो हिंदू धर्म की विशेष उन्नति हुई। इस काल में हिंदुओं की काफ़ी उन्नति हुई। संस्कृत और ब्राह्मणों की काफ़ी इज्जत थी। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार पल्लव के शासन काल में बृहद रूप से हुआ और उसका संरक्षण इन राजाओं के द्वारा किया गया। आज की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि संस्कृत के प्रति लोगों की कितनी जागरूकता है या नहीं है, ये आप लोगों से छुपा नहीं है और निरंतर इसमें ह्रास होते जा रहा है। इसलिए हमें और आपको इस पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और संस्कृत को समृद्ध बनाए रखने के लिए आप सबों का सहयोग की आवश्यकता है और सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। और संस्कृत बचेगा तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता और को अक्षुण्ण रखने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और करनी चाहिए उसके प्रति। कांची के समीप एक विशाल बौद्ध विहार था और वहाँ अनेक भिक्षु रहते थे। वेनसांग ने जैनियों के विचारों के भी दर्शन किए थे। 880 ईस्वी में चोलों की शक्ति छीन हो गई और अंत में पल्लव राजा का अंत हो गया। कब? 800 ईस्वी में चोलों की जो राज सत्ता थी वो करीब करीब समाप्त हो गई। अंत में पल्लव वंश का अंत हो गया। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूँ। धन्यवाद।